जब जब लगे कयास तब तब निखरे शिवराज। शिवराज के टिप्स राजनीति में सुपरहिट। महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि विरोधी टीम को पता ही नहीं चल पाता था कि ध्यानचंद कब गोल पोस्ट में गेंद डाल देते थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी यही अंदाज है। जब जब कयास लगे तब तब शिवराज सिंह चौहान निखर कर सामने आए। पिछले दिनों सीहोर में मंत्रियों के साथ दिन भर मंथन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एक बार फिर मंत्रियों को डिनर पर बुलाया। मौका था मंत्रियों को जिले का प्रभार देने के बाद कार्यशैली पर टिप्स देने का। अब सीएम के डिनर की तस्वीर ही देख लीजिए। मुख्यमंत्री किसी टीचर की तरह मंत्रियों को टिप्स दे रहे थे, तो मंत्री स्टूडेंट की तरह एक एक सलाह को नोट कर रहे थे। एक गंभीर मीटिंग के बाद डाइनिंग टेबल पर किसी मित्र की तरह शिवराज अपने मंत्रियों के साथ नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों को तबादलों में पारदर्शिता रखने, तीसरी लहर से बचने के लिए प्रभार वाले जिलों में निगरानी रखने की सलाह दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों में विकास के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो विकास कार्यों की भी मॉनिटरिंग करें और जिले को ठीक प्रकार से समझें, वहाँ के लिए एक रणनीति तय करें, विकास से संबंधित एक रोड मैप तैयार करें और जो शासन की लोक कल्याणकारी योजना राज्य की केंद्र की जो गरीबों के लिए बनी है वो 100% धरातल पर क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी वहाँ के प्रभारी मंत्री और प्रशासन की है। तो इस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री ने जो टिप्स दिए। उधर कांग्रेस डिनर में सियासत ढूंढ रही है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने तबादला उद्योग बना दिया है और इसमें किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए मंत्रियों को इसकी समझाइश भी दी गई है। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो उद्योग एक तरह शुरू हो रहा है, ये पहले इन्होंने वैक्सीन का उत्सव किया, अब इसका उद्योग का वो चलेगा कि सबको प्रभार दे दिए हैं जिलों के। अब मारामारी होगी वहाँ पे, उसमें लूट खसोट होगी, उसमें समन्वय हो लूट खसोट में। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बुलाया है। पर ये निश्चित तौर पर जो अधिकारी कर्मचारी उनके साथ जो दुर्व्यवहार होने वाला है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, हर एक को किसी तरह का भी उस पर लाछन लगा देंगे, उसको इधर उधर फेंकेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने ये किया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस भले ही कोई आरोप लगाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का यही अंदाज उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में सुपरहिट बना देता है। सभी की सहमति और सलाह का ख्याल रखते हुए जिलों का प्रभार दिया और फिर मंत्रियों की स्टूडेंट की तरह क्लास लेकर साबित कर दिया कि शिवराज हैं तो विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है सियासत में शिवराज सुपरहिट। शिवराज सबके सर्वमान्य कैसे बन जाते हैं? कयास चल कुछ और रहे होते हैं और शिवराज कर कुछ और रहे होते हैं। सीहोर में कैबिनेट की बैठक की बात कर लें या फिर जंबो कार्य समिति की पहली बैठक में मुरलीधर राव के बयान की बात करें, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि शिवराज के पीछे केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है और अब मंत्रियों के साथ डिनर को ही देख लें तो ये उनके तालमेल को ही दर्शाता है। वैसे इसे टिप्स देने के रूप में भी देखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्यप्रकाश। डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पटेल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा साहब मेरे साथ हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शर्मा साहब बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर सत्यप्रकाश आपके ओपनिंग कमेंट से करना चाहूँगा और चाहूँगा कि अतीत की कुछ खिड़कियाँ आप खोलें और शिवराज सिंह चौहान को समझने के लिए उस दिन से शुरुआत करें जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आता है। उस बीच भी इफ़ एंड बट बहुत से चलते हैं, लेकिन आखिरकार मोहर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लगती है। वो दिन और 2021 आज का दिन, शिवराज सिंह चौहान सर्वमान्य हैं और नेतृत्व का जो चेहरा उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाया है, आने वाले कुछ साल तक ऐसा लगता नहीं कि उनके चेहरे का कोई बदल भी खुद बीजेपी के पास है। जी सोहेल जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है।
रियली शिवराज को समझने के लिए 30 नवंबर 2005 से आज दिनांक तक का उनकी हिस्ट्री को अपन को समझना पड़ेगा। इस चीज को मैं आपको 5C के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक। कोऑर्डिनेशन, चैलेंज, कंसेप्ट, कैपेबिलिटी और कंफ्यूजन। जिस समय 30 नवंबर 2005 को उमा जी के बाद, गौर साहब के बाद जब इन्होंने ये चार्ज लिया तो उस समय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी, क्योंकि ये उस समय सेंट्रल लीडरशिप में काम कर रहे थे, स्टेट में नहीं थे। और उस समय स्टेट में बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, उमा जी, गौर साहब, कैलाश जोशी जी, कैलाश सारंग जी और सुंदरलाल पटवा जी भी उस समय जी। और इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलकर सीएम सिप को आगे ले जाना एक बड़ा चैलेंज था उनके सामने। तो कोऑर्डिनेशन बनाने की क्षमता उनमें वहां भी है। ठीक ये कोऑर्डिनेशन आपने अभी भी देखा होगा, कब? जब 2020 में 23 मार्च को उन्होंने एज ए सीएम की शपथ ली चौथी बार। उस समय देखा कि एक दूसरी पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग, एक उनके दबाव के कारण ही गवर्नमेंट बनी और उनको मैनेज करना, उनको बैलेंस करना, उनके साथ आगे बढ़ना, और सरकार को कोविड का भी फेस कर रही थी। और ऐसी स्थिति में जब सरकार कोविड को फेस कर रही हो, उस स्थिति में जबकि दूसरी सरकार के साथ हम आए हों, एक बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने उस चैलेंज को उस समय भी स्वीकारा। अब आप देखते कंसेप्ट, उनकी किसी भी स्टेप लेने में कंसेप्ट क्लियर होती है। जब वो स्टेप लेते हैं तो ले लेते हैं, पीछे नहीं उठते हैं। आपने देखा होगा कि बीच में बहुत बड़ा चैलेंज था, इंदौर जो मीटिंग चली, क्लोज डोर मीटिंग चली, उसमें आपको समझ में आ रहा था कि क्या माहौल बनने वाला है। इसके बाद आपने पिछले कार्यकालों में भी कई ऐसे स्कीम विद इन द पार्टी और अपोजिशन के द्वारा लाए गए, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल फेस किया और क्लीन चिट लेकर बाहर निकले। तो ये सब चीजें शिवराज की कैपेबिलिटी। आप देखते हैं गवर्नेंस के मामले में देखें, वो गुड गवर्नेंस के मामले में ऐसी स्कीम लाए तो उसको ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, बल्कि अब कई दूसरी पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, उन्होंने भी उनकी स्कीम्स को अडॉप्ट किया। अब मैं बताऊं, कंफ्यूजन उनका एक सबसे बड़ा खासियत है कि जब भी वो कोई भी स्टेप लिया हो, चाहे वो पार्टी के अंदर लिया हो या उनको कंट्रोल करने की स्थिति हो, किस पर? ब्यूरोक्रेट्स पर, तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, कंफ्यूजन के लिए कभी नहीं रखते हैं, सीधा करते हैं, सामने आते हैं और सामने आके दिखा देते हैं। जैसा कि आपने भी कुछ दिनों में देखा कि पार्टी के अंदर कैसा माहौल लग रहा था, लोग जाने क्या क्या कयास लगा रहे थे। उन्होंने सभी कयासों को धूमिल करते हुए आज साफ सामने आए हैं। और जो प्रभारी मंत्री बनाने में हालांकि सरकार ने बहुत लेट किया है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस, क्योंकि ये समय सामान्य नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ये गवर्नमेंट बनी है, उनको बैलेंस करना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को उन्होंने रिजॉल्व करने का प्रयास बैलेंस भी किया उन्होंने। और जब प्रभार बांटे उसके बाद, हालांकि एक चैलेंज था और न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि संगठन के लिए भी, लेकिन उन प्रभार को बांटने के बाद भी कहीं से कोई स्वर हमें ऐसा सुनाई नहीं दिया जिससे लगे कि ये बैलेंस ठीक नहीं है। और शायद यही वो चीज़ है जो शिवराज सिंह चौहान को सर्वमान्य स्थापित करती है। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास डॉक्टर सत्यप्रकाश। स्वदेश शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्वदेश साहब, नेतृत्व और नेतृत्व के लिए एक खास चेहरा, ये राजनीति का शायद एक ऐसा पहलू है जिसे आप भी इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस 15 साल तक सत्ता से बाहर रही, उसके बाद जब 2018 के चुनाव में वापसी की आपने, तो एक चेहरे ने आपकी बहुत मदद की, लेकिन चेहरों को संभाल नहीं पाती है कांग्रेस। सोहेल साहब, आपकी सारी रिपोर्टिंग पूरी देखी मैंने, देख के मैंने यही महसूस किया है कि माननीय शिवराज सिंह जी बहुत क्या कहना चाहिए, कलाकार, जादूगर और इस तरह के छूमंतर टाइप के व्यक्ति हैं कि लोगों को बसीभूत किया जाना कोई उनसे सीखे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, चाहे अजय बिश्नोई साहब हो, उन्होंने कल ही सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिंदु और महाकौशल की घोर उपेक्षा हुई है। सवाल इनके यहाँ बराबर खड़े हो रहे हैं। बंद कमरों की बैठकें ये तय करती हैं, ये बताती हैं, ये सिद्ध करती हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खानों में गड़बड़ाहट है। भारतीय जनता पार्टी के दरी बिछाने वाले और चरण चबा के प्रचार करने वाले वो विधायक, सीनियर विधायक आज हाशिए पर लटके हुए हैं।
सिर्फ इसलिए कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चलती हुई सरकार गिरा करके सरकार में आपको बिठाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, उनको मैनेज करने में शिवराज सिंह जी को पूरा वक्त चला गया। अब इसका खमियाजा किसने उठाया? जनता ने। जनता ने इस कोरोना के दौर में आपने देखा होगा लगभग 2.25 लाख लोगों की जानें गई, हजारों बच्चे अनाथ हुए, हजारों बहनें हमारी विधवा हुई, ये सब भुगत हम रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। राजनेताओं का है, सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप कोविड के वक्त पर आप कोविड के जो इंचार्ज बनाए थे प्रभारी मंत्री कोविड काल के, वो भी एक शिष्टाचार से ज़्यादा साबित नहीं हुए। अकेले माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय बयानबाजी करते रहे, बाकी कोई मंत्री पूरे कोरोना के दौर में ज़मीन पर दिखाई नहीं दिया। हम दलित आदिवासियों की बात करें तो कल परसों की ही बात है, इकट्ठे 5-5 लोगों को दफना दिया जाता है और पता भी नहीं, सरकार को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। दलितों पर अत्याचार निरंतर हो रहे हैं। सरकार की बात करें, वैक्सीनेशन में इन्होंने बड़ा झंडा गाड़ा, ये दिखाई दिया कि 21 जून को तो जैसे समझ लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश में कोरोना आता नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बड़े अखबार ने जिस तरह रिपोर्ट छापी, वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। एक आधार कार्ड पर 144 लोगों के नाम दर्ज पाए गए। आप बताइए, हजारों की गड़बड़ झाला ये सब चला, घोटाला चला, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बावजूद इसके खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और आदिवासियों की ऐसी हत्याएं हो रही हैं और आप हाई प्रोफाइल डिनर और लंच चल रहे हैं और माननीय मंत्रियों को अब वो ट्रांसफर का वो सबक सिखा रहे हैं जो अभी तक सरकार बनने के बाद प्रभारी मंत्री तो 2 साल तक नहीं दे पाई। ये जनता का दुर्भाग्य है। अगर प्रभारी मंत्री दे दिए जाते तो ये समझ लीजिए आपके कोरोना से लड़ने में और सहायक होते और ब्यूरोक्रेसी की पूरी मनमानी न चलती, प्रभारी मंत्री जिले में काम करता। लेकिन समस्या ये है कि 5000 ट्रांसफर आपने बिना प्रभारी मंत्रियों के पहले ही कर दिए हैं। अब दोबारा उनको ये गुरमंत्र दिए जा रहे हैं ताकि अब ट्रांसपेरेंसी रहे। कुल मिलाकर के या ट्रांसपेरेंसी रहे, ये सवाल सरकार ने खुद खड़ा कर दिया। जनता समझ रही है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ, पारदर्शिता रहे। पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला था, वो गड़बड़ झाला अब सामने ना आए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े कलाकार हैं, बड़े जादूगर हैं, लोगों को जरूर जादू दिखा के मनोरंजन जरूर कर सकते हैं, लेकिन जनता को बहुत बहुत कीमतें चुका के भुगतना पड़ा है। स्वदेश शर्मा साहब, आपने जवाब शुरू किया और मैं अंत तक इस बात का इंतज़ार करता रहा कि जो सवाल मैंने पूछा था आप उस पर लौटेंगे। बात नेतृत्व की थी, बात चेहरे की थी और उसे कांग्रेस के भीतर तलाशने की थी। डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पटेल मेरे साथ मौजूद हैं। स्वदेश शर्मा साहब के जवाब से कई सवाल नरेंद्र साहब आपके लिए भी निकलते हैं। ना बिल्कुल। देखिए सुहेल जी, जिस तरह के अपना आज की डिबेट प्रारंभ हुई, आपने प्रस्तावना रखी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने प्रस्तावना रखी, तो निश्चित रूप से बिल्कुल पूरे पॉजिटिव नोट में पूरी डिबेट चल रही थी। पूर्णतः ये था कि शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी की कैपेबिलिटी में, शिवराज सिंह जी की कैपेसिटी, इन तमाम चीज़ों से कितने जो उनका नेतृत्व है उससे मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान सक्षम हो रहे हैं। लेकिन चूंकि स्वदेश जी का अपना विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते धर्म था, तो कुछ ऐसे तो प्रश्न नहीं लगा पाए जिनका उत्तर देना मैं समझूं कि शिवराज जी की जिस हमारे डिबेट का विषय उस डिबेट में कोई आवश्यक हो। लेकिन उन्होंने जो तमाम विषय उठाए उसमें मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में देखिए मध्य प्रदेश में आज 2 डिजिट में बचे हैं केवल जो प्रतिदिन रोगी आ रहे हैं, और केवल 3 डिजिट में बचे हैं जो इस समय एक्टिव केस हैं। और दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की सरकारों के अन्य राज्यों की तुलना कर लें तो आज भी वहाँ पर हजारों की संख्या में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो परिणाम है वो दिखते हैं, आंकड़ों से दिखते हैं, उसमें कोई ना कलाकारी है, ना कोई जादूगरी है, ना कोई ये जिस तरह का एक बार बार बात कर रहे हैं कि जो 21 जून को लगाया गया, 21 जून को चूंकि एक स्पेशल ड्राइव था, उसको 17 लाख वैक्सीनेशन करके मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया। पूरे देश में 80 लाख से अधिक वैक्सीनेशन उस दिन हुआ है। तो मैं समझता हूँ, और उसके बाद में जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसमें भी एक स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 4 दिन कोविड वैक्सीनेशन होता है, बाकी के 3 दिन जो है वो बच्चों के जो रेगुलर वैक्सीनेशन है वो होते हैं। तो संयोग बस 21 जून के पहले दिन
पहले जो 20 जून को और 22 जून को ऐसे दिन थे जिस दिन कोविड वैक्सीनेशन नहीं होता। तो इसके कारण केवल ये कहने लगना कि नहीं आंकड़ों की बाजीगरी कर ली, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अन्यथा 2003 से पहले मध्य प्रदेश में बीएसपी की क्या हालत थी, यानी रोड, सड़क, पानी, इसकी क्या स्थिति थी, ये बिजली, इसकी क्या स्थिति थी, ये जो हमारी उम्र के लोग हैं उनको पता है। और मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी के नेतृत्व करते करते इस मध्य प्रदेश के अंदर एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। उसको शायद 2003 से पहले का मध्य प्रदेश नहीं पता होगा कि कितना हमारा मध्य प्रदेश की दुर्दशा थी। चलिए, जिस प्रस्तावना के साथ प्रोग्राम शुरू किया, चूंकि स्वदेश शर्मा साहब ने कुछ आरोप लगाए तो नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उन आरोपों का जवाब दिया और वो प्रस्तावना से हम कुछ भटकते नजर आ रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास स्वदेश शर्मा साहब। डॉक्टर सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, जब पहली बार हमने आपसे ओपनिंग कराई प्रोग्राम की, तब हमने पूरे शिवराज सिंह चौहान, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी पर बात की। स्वदेश शर्मा साहब ने अपना जवाब जब शुरू किया, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कलाकार हैं, जादूगर हैं। चलिए, इन बातों से कुछ देर के लिए सहमत हो जाते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा को क्या लगता है, कांग्रेस को भी किसी ऐसे ही कलाकार, राजनेता, ऐसे ही जादूगर शख्सियत की ज़रूरत है? क्योंकि आगे की डगर कम से कम मध्य प्रदेश में तो इतनी आसान नहीं है। जी सुहेल जी, इस चीज को समझाने के लिए मैं 2020 मार्च का एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं जी। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो शिवराज के अंदर वो चीज बाहुल्य में देखी जाती है। यही कारण रहा कि एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में चली गई। अगर वो कोऑर्डिनेशन कांग्रेस लीडर में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी में होता तो शायद आज बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में नहीं होती। तो इन चीजों से पार्टी को सबक लेना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन में कमी कहां हो रही है। आप देखिए, जब ये सरकार मध्य प्रदेश में बनी, शिवराज सिंह के नेतृत्व में बनी, तो लोगों को ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये बाई इलेक्शंस में, क्योंकि 28 बाई इलेक्शंस एक साथ होने थे, पार्टी जीत नहीं पाएगी और कांग्रेस दोबारा वापस आएगी। ये पूरे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के कारण नहीं, शिवराज सिंह की लीडरशिप के कारण इतनी सारी सीटें भाजपा जीतने में सफल हुई। अगर आपको ये पता हो कि उस समय ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह जी को चौथी बार मुख्यमंत्री प्रदेश का नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी लीडरशिप, उनकी गुड गवर्नेंस और युवा और किसानों में उनकी पकड़, इसके कारण सेंट्रल लीडरशिप को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो जानती थी सेंट्रल लीडरशिप कि शिवराज का फेस आगे लेकर ही हम बाय पोल्स में जीत सकते हैं और गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इसलिए शिवराज जी को लाया गया। मेरा कहने का मतलब ये है, तो शिवराज को मध्य प्रदेश का कोई आम लीडर नहीं माना जाए। क्योंकि बात यह है कि जादूगर, जादू क्या होता है, एक सीडो, मतलब कोई आभास होता है, कोई यथार्थ नहीं होता। तो मैं जादूगर शब्द तो उनके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो आभास नहीं, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो धरातल पर उसको लाते हैं। तो अपोजिशन का एक धर्म होता है कि सरकार जो भी स्टेप लाए उसके में जो बुराइयां हो उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। अगर अपोजिशन नहीं निकालेगा तो अपोजिशन का मतलब क्या है, क्योंकि अपोजिशन भी जनता के लिए उतना ही अकाउंटेबल होता है जितना की गवर्नमेंट होती है। एक मजबूत विपक्ष ही अच्छी सरकार चलाने का रास्ता तय करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शिवराज में जो गुड गवर्नेंस की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, दिखती है, मुझे दिखती है, क्योंकि तभी तो वो बेटियों के लिए स्कीम लाए। आपने देखा होगा अभी ऑर्फेन बच्चों के लिए जो स्कीम लाए, उस पूरे देश के कई राज्यों ने उसको माना है। ये उनके अंदर है, ये चीज उनको क्या, तभी तो लोग युवा और छात्र क्यों उनको मामा कहते हैं। मामा कहने के पीछे कुछ कंसेप्ट है। सेंटर ने उसको अडेप्ट किया, यूपी ने उसको अडेप्ट किया, बिहार ने अडेप्ट किया। केजरीवाल कितने ब्रिलियंट सीएम माने जाते हैं देश में, उन्होंने भी उसी को अडेप्ट किया। ठीक, किसी दूसरी तर्ज में कांग्रेस गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ ने भी अडेप्ट किया। तो कुछ ना कुछ कमियां हर सरकार में रहती हैं, लेकिन अच्छी बात को हमेशा कहना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे।
कमियां सरकार में भी रहती हैं और कमियां व्यक्तिगत रूप से भी रहती हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में खुद उनकी पार्टी के नेता ये कहा करते थे कि वो समय नहीं देते हैं। हालांकि इसमें कमलनाथ को दोषी ठहराना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम इसको यूं ज़रूर कह सकते हैं कि ये कमलनाथ का व्यक्तित्व रहा होगा, ये उनकी पुरानी प्रैक्टिस रही होगी कि वो लोगों से कम मिलते जुलते होंगे, या ये भी हो सकता है कि वो कम बोलने वाले नेताओं में शुमार हों। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश कह रहे थे कि अगर आप अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो फिर आगे के लिए रास्ते बंद होते जाते हैं। स्वदेश शर्मा साहब। देखिए सुहेल साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो दौर आज चल रहा है, ये दौर वाकई कलाकारी का दौर है। और ये कलाकारी अगर कांग्रेस ने की होती तो एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2013 में आके कैंपेनिंग शुरू की 14 में, तो उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। लेकिन हमने ऐसा किया कि विपक्ष अगर मजबूत नहीं था तो हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी सीटें खाली करा के लोकसभा में बिठाया, क्योंकि हम जानते हैं संविधान में जितनी महत्वता सरकार की है कमोबेश उतनी ही विपक्ष की है। विपक्ष ना हो तो सरकार पर अंकुश नहीं रहता। जनता, सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को सरकार तक लेके जाना, मीडिया, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जिसे पत्रकारिता कहते हैं, मीडिया और विपक्ष का अहम रोल होता है और इनको निष्पक्ष होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। हमने मजबूती से उन चीज़ों को उठाया है, उन लोगों को आगे किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा। 2013-14 में भयंकर आंधी चली हुई, हिंदी राज्यों में तो इतनी बम्पर सीटें आई जिसकी कोई जवाब नहीं। लेकिन 18 आते आते हालात ये हुए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आपने अपनी सरकारें खो दी और कांग्रेस ने सरकारें बनाई। अब वो दौर आने वाला है। लोग समझ गए कि 2 करोड़ रोजगार किसी को नहीं मिले, 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। अब लोग जुमलेबाजी में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। बेरोजगार पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हैं, और पकौड़े भी कहाँ से तले? 200 रुपये लीटर वो सरसों का तेल मिल रहा है, 110 के लगभग पेट्रोल हो गया है, 100 के पार डीजल हो गया है, हर चीज महंगी हो गई है। लोग जान चुके हैं अब ये जुमलेबाजी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। 2023 और 2024 के चुनाव में आपको तस्वीर साफ नजर आएगी। देश बदलाव चाहता है। स्वदेश शर्मा साहब, देश तो बदलाव चाहता है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने भीतर बदलाव चाहती है, या आपको अभी भी इंतज़ार है कि उस कहावत के पूरा होने का कि बिल्ली के भागों छीका फूटे? आप सोचते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी या फिर महंगाई का मुद्दा काम करेगा? गंभीरता कांग्रेस के भीतर भी तो नज़र आनी चाहिए। देखिए, कोरोना काल है, मिसाल के तौर पर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 5, 6, 10 लोगों से ज़्यादा सड़क पर नहीं होना चाहिए। भोपाल में आपके विधायक सड़कों पर उतर जाते हैं, FIR दर्ज होती है। कल सज्जन सिंह वर्मा साहब कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, एक ब्रिज का उद्घाटन फीता मंगाते हैं, रखते हैं, काट देते हैं, FIR दर्ज हो जाती है। थोड़ा हल्कापन नज़र आता है राजनीति में। सुहेल साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, वाजिब सवाल किया। गुड गवर्नेंस की बात बहुत देर से मैं सुन रहा था, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कोरोना का दौर चल रहा है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स परेशान हैं। कल मैं एक डिबेट में था, वहाँ एक चिकित्सक के परिवारजन गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद की जाए, हमारी सम्मान निधि कब मिलेगी, वो हमको दे दी जाए। हमने ये अपनी आंखों से देखा है, चिकित्सकों को रोते हुए देखा है। उन चिकित्सकों ने कहा है कि जो आंकड़े मौतों के हो रहे हैं, हॉस्पिटल से 50 डेड बॉडी निकल रही हैं, लेकिन 100 हो रही है 8, सिर्फ 8। ये चिकित्सक के बयान थे, ये ऑफिशियल नहीं दे सकता वो। तो मौत के आंकड़ों को छुपाया जाना, मैं समझता हूं क्या ये यही मानवता है? क्या यही जनमानस के प्रति प्रेम है आपका? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज हम देख रहे हैं स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करें, सबसे पहले कोरोना में सबसे ज्यादा उपयोगी चिकित्सक होता है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे, राष्ट्रीय मिशन, स्वास्थ्य मिशन हड़ताल पर था, अभी आशा उषा कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं, और आज नर्सें ग्वालियर में हड़ताल पर हैं। उनकी संख्या सैकड़ों में है और वो मानने वाली नहीं है। ये हड़तालें क्यों? गुड गवर्नेंस कहाँ है फिर? स्वदेश साहब, मैं आपके तमाम जवाबों में कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस की गंभीरता तलाश रहा हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, कांग्रेस ने 1 सेकंड की बात, कांग्रेस ने नई लीडरशिप वो तैयार की है कि हमारी सरकार बनते ही हमने 40-45% युवाओं को मंत्री बनाया, और युवा सबसे ज्यादा टिकट अगर युवाओं लेकिन वो सरकार तो चली गई। स्वदेश साहब, नरेंद्र साहब, नरेंद्र साहब, शरीफ लोगों के लिए ताला लगाया जाता है, ताला तोड़ने वालों के लिए ताला थोड़ी काम करता है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने भी और आपने, सोहेल जी, आपने भी जिस तरह से, मैं समझता हूँ इस विषय पे निष्पक्षता से विषय रखा, तो निश्चित रूप से मेरे को गर्व होता है कि आप दोनों ने बहुत निष्पक्षता से और संतुलित रखा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों पर प्रश्न लगाए। हमारे यदि नेता के आपने
कुछ अच्छी खूबियां भी बताई हैं, तो जहां पे प्रश्न लगाना था वह प्रश्न चिन्ह भी आप दोनों ने लगाए हैं। परंतु ये जो मोटा मोटी निकल के आता है, ये निश्चित रूप से ये निकल के आता है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि अब स्वदेश जी तो अपना विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं, अपनी पार्टी के नेतृत्व पे आते नहीं है कि परिवार ने जिस तरह से 20 साल से अधिक होगा और कांग्रेस को कब्जे में कर रखा है। खैर उनका अंदरूनी मामला है, मैं नहीं जाऊंगा उस विषय पे। मेरा विषय केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस शिवराज जी पर हम बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं एक चना खाने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, जैसा कि स्वदेश जी ने भी उल्लेख किया था। वो भी आपातकाल में जब मतलब उनकी जिसको हम कहते हैं नाबालिग उम्र थी, उसमें जेल गए हैं। उस समय से वो काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया। मेरे को भी सौभाग्य मिला है उनके नेतृत्व में काम करने का। तो मैं समझता हूं कि उनके जो बचपन से उनके जो काम करने की लगन है, आज वो जब उनको पार्टी ने इतना मौका दिया, प्रदेश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। जिस तरह का उल्लेख सत्य प्रकाश जी ने किया कि अभी अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने जैसे निकाह विवाह योजना बनाई थी, जिसको पूरे देश, उनकी तमाम ऐसी योजनाओं को देश के अनेक राज्यों ने एडॉप्ट किया। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान जैसे जनता की सेवा के लिए समर्पित नेता के लिए आज की आपकी डिबेट मैं समझता हूं कि पॉजिटिव नोट से खत्म हो तो ज्यादा उत्तम। बिल्कुल, एक सर्वमान्य नेता की पहचान यही है कि अगर उसके साथ लोगों का विश्वास बना हुआ है तो फिर उसकी सर्वमान्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। राहुल गांधी ने एक बार ट्वीट में एक शेर का जिक्र किया था, हालांकि वो बीजेपी पर तंज था, लेकिन आज उसी शेर के जरिए कांग्रेस को मैसेज देते हुए इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।